जिसको वो सुशोभित कर चुके हैं। आप अगर पोस्टर में देखेंगे तो उसमें उनका ब्रीफ है। सर यूएसए में भी कार्य कर चुके हैं और यूएनओ में भी कार्य कर चुके हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों पे इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे कार्य किया है इन्होंने, और इनकी समझ जो है वो सामरिक मामलों में या भारतीय जो सुरक्षा है इसमें बहुत बृहत है, और उसका लाभ जो है आज हम लोगों को प्राप्त होगा इनके व्याख्यान से। ये जो आज का जो विषय है, भारतीय सुरक्षा का प्रश्न, नीतियां और चुनौतियां, जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तो आज 2-3 सालों में इधर खास करके हमने देखा है कि हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो या कभी अफगानिस्तान हो, इन सब के गतिविधियों और नीतियों से हमारी जो सुरक्षा है, भारतीय सुरक्षा, उस पे कई चिंतित करने वाले सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे एक आम नागरिक भी प्रभावित होता है। तो उसी भारतीय सुरक्षा को समझने के लिए क्या नीतियां पहले रही हैं, क्या नीतियों में परिवर्तन आया है, और क्या क्या हमारे पास पहले चुनौतियां थी या अब चुनौतियां आई हैं, इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए आज हम विजय सागर सर से इस पे बातचीत करेंगे, उनका व्याख्यान सुनेंगे। और सुमेर खजूरिया सर भी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं संस्थान की निदेशक अरुणा सिन्हा मैम से निवेदन करूंगा कि मैम आज के विषय के बारे में कुछ बोलें और फिर सर को आमंत्रित करें। अरुणा सिन्हा मैम। मैम म्यूट पे हैं। मैम क्या आप माफ कीजिएगा अगर मैम हमारी बात नहीं सुन पा रही हैं, तो मैम की अनुमति से विजय सागर सर को मैं आमंत्रित करता हूं आज के व्याख्यान के लिए। सर स्वागत है एक बार पुनः, और आज का व्याख्यान आप अपने प्रस्तुत कर सकते। धन्यवाद रोशन सिंह जी, आपने मेरे को यहाँ पे मेरे बारे में बहुत कुछ बोल दिया। शायद मैं उसका रिजर्व नहीं करता हूँ मैं वो सब, परंतु फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छे शब्द बोले। और यहाँ पे अभी मेरे को जो ये दिया गया था ये टॉक के लिए सब्जेक्ट, इसमें मैं एक दो चीजें शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा। मेरा जो मुख्य फोकस रहेगा वो बेसिकली मुझे बताया गया था कि चाइना पे रखना है, क्योंकि चाइना हमारा एक एडवर्सरी है और यहाँ पर मैं उसके आसपास चलूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताऊँ और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आंसर्स के लिए छोड़ूँ, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग विद वेस्टेड इंटरेस्ट, एक किस्म की जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स आती हैं कि चाइना हमारा एनिमी नंबर 1 है, उसकी नींद उड़ गई, शी जिनपिंग की नींद उड़ गई, ये हो गया। ये सब चीजें जो जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, और अगर आप एक अच्छे रिसर्चर्स हैं और एक अच्छे एक अनुभवी और सीरियस रिसर्चर्स हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो उसमें इस किस्म की स्टेटमेंट्स चलती नहीं है। ये बेसिकली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं और इनका कोई मतलब नहीं है, और वॉरफेयर के साथ, डिप्लोमेसी के साथ, जो स्ट्रेटेजी के साथ इनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम थोड़ा ब्रास टैक्स में बात करेंगे, पॉइंटेड बात करेंगे। नंबर 2, आप में से जो लोग मेरे पास पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा अपनी तारीफ करना चाहता हूं उनके सामने कि पिछले दिनों जो मैंने कैंपेन्स किए, हाइफा कैंपेन था जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जो मिडल ईस्ट में हुआ था, इसराइल में, या फिर जोरावर सिंह के कैंपेन्स थे, या फिर जम्मू कश्मीर के डोगरा जनरल्स जलबाज सिंह, भूप सिंह के कैंपेन्स थे, या इवन ब्रिगेडियर राजेंद्र का वो 4.5 दिन का कैंपेन जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सेना को रोके रखा 1947 में, जब तक इंडियन आर्मी लैंड नहीं कर गई। तो
तो जब ये सारे कैंपेन्स या ये चीजें मैंने लोगों को बतानी शुरू की तो उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर पहली बार हमें आसान शब्दों में समझ आया है कि एक मिलिट्री की लड़ाई होती कैसे। तो इसलिए आप जब मेरे सामने आज आए हैं तो ये यकीन मान के चलिए कि मैं आपको मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं, जो भारत की सुरक्षा के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो एक बड़े ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये इसलिए बताया ताकि अगर आप उन चीजों की तरफ कंसंट्रेट करेंगे और मेरे से कोई बड़ी स्ट्रेटजी या बड़ी बड़ी बातें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जो मात्र शब्दों के अलावा कुछ नहीं है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी और आप मेरे को बेटर से बेटर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो निकल के आना चाहिए। तो इसके साथ आज की इस अगले लेट्स से अबाउट 40 मिनट्स में या 50 मिनट्स में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको भारत की सुरक्षा के बारे में कुछ बताऊं या नीतियों के बारे में बताऊं या चुनौतियों के बारे में बताऊं। तो अभी अगर मैं आप मेरे सामने रूबरू होते 1 to 1 तो मेरा आपसे सवाल होता कि बताइए इस वक्त भारत लड़ाई लड़ रहा है या इस वक्त पीस टाइम सिनेरियो चल रहा है। तो चूंकि अभी आपसे सवाल पूछने का कोई तरीका नहीं है तो मैं इसका जवाब खुद ही देता हूं आपको। मैं आपको ये बता दूं, भारत की जो सेना है, सेना मीन्स खाली आर्म फोर्सेस ही नहीं बल्कि भारत एज एन एंटिटी, सिटीजन्स किसी भी फील्ड में हो, हम लोग इस वक्त लड़ाई पे हैं। हम लोग पीस एरिया में नहीं हैं, हम लोग इस वक्त शांति प्रिय माहौल में नहीं हैं, हम युद्ध लड़ रहे हैं। और अगर आपने सुना होगा कई बार टेलीविजन के ऊपर बोलते हैं 2 फ्रंट वॉर, 1 विद चाइना 1 विद पाकिस्तान। मैं कहता हूं ये 2 फ्रंट वॉर नहीं है, ये 2 प्लस हाफ फ्रंट वॉर है। यानी कि एक फ्रंट है चाइना के साथ जो शायद आज बड़ा है, और वहां पे भी बोलते हैं कि चाइना नंबर 1 एनिमी। ऐसी बात नहीं करनी है हमने। हम कोई भी जो डिप्लोमेसी के क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोई भी एनिमी नहीं होता है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है। सिर्फ आपके परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। आपके देश के लिए क्या सही है वो परमानेंट है, और वो हो सकता है आज आप चाइना के साथ लड़ाई कर रहे हैं, कल चाइना आपका दोस्त भी हो सकता है। ऐसी भी फिलॉसफी चल रही है जिसकी मैं थोड़ी बहुत व्याख्या बाद में करूंगा। तो चाइना एक फ्रंट है जिसकी लड़ाई हमारी जारी है, हमारी फौजें डटी हैं, हमारे सैनिक डिप्लॉयड हैं, और साथ में जो वॉर भी चल रही है। उसके अलावा पाकिस्तान सेम चीज है, लड़ाई चल रही है, फौजें डटी हुई हैं, बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं, स्कर्मिशेस होती रहती हैं, छुटपुट बातें, डीजीएमओ लेवल, ये वो सब कुछ चलता है। तो ये लड़ाई ऑन है। उसके बाद मैंने बोला हाफ फ्रंट है आपका काउंटर इंसर्जेंसी का। चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी पाकिस्तान की तरफ से आई है, आईएसआई की तरफ से आई है, या गल्फ कंट्री से आई है, इस्लामिक कंट्री से आई है, कहीं से भी आई है, वो ऑन है। चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में है, चाहे वो आपके नॉर्थ ईस्ट में है, चाहे वो चाइना द्वारा परपेट्रेटेड है, चाहे पाकिस्तान द्वारा परपेट्रेटेड है। तो वो हाफ फ्रंट वो है। उसके बाद मैंने बोला 2.5 अगला हाफ फ्रंट जो हमारा भारतीय चुनौतियां हैं वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव बिल्डिंग वॉरफेयर। जैसे चाइना की तरफ से क्या होता है कि वो आपकी, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो आपके एकेडमिशियंस हैं, चाहे वो आपके बिजनेस क्लास है, चाहे वो आपके नॉर्मल लोग हैं, वो सब में अपने मोल्स रखते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में मजनू की टीला के पास कुछ चाइनीज जो स्पॉट्स थे वो पकड़े गए थे। वो हवाला से मनी इंडिया में लाते थे वेरियस लोगों को देने के लिए। और यहाँ एक छोटा सा मैं मेंशन करना चाहूंगा कि 2014 तक कोई भी इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी इंडियन पॉलिटिशियन, कोई भी इंडियन एकेडमिशियन, कोई भी इंडियन बुद्धिजीवी ये नहीं बोलता था कि हमें चाइना को कन्फ्रंट करना है। कोई भी चाइना के बराबर होने की कोई भी खबर होती थी उसको रोका जाता था, यानी कि वो रिकमेंडेशन ही नहीं बनने दी जाती थी, वो नैरेटिव ही नहीं बनने दिया जाता था। तो उसके लिए क्या होता था कि पैसा दिया जाता था लोगों का जो उनको प्लांट किया जाता था कि आप ऐसा नैरेटिव बनाइए जो एंटी चाइना ना हो, ताकि वो इंडिया के फेवर में हो। तो इस तरह से CIA करती है, पाकिस्तान की ISI करती है। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर,
डिफीटिंग द एनिमी विदाउट फायरिंग अ बुलेट, इसको हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह सकते हैं, साई ऑप्स कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं। और ये वॉरफेयर स्पेस में लड़ी जाती है, वर्चुअल स्पेस में लड़ी जाती है, और आपके सोशल मीडिया पे लड़ी जाती है। तो ये चौथा, यानी कि आई वुड से 2.5 तो ये 4 फ्रंट हैं, 2 फुल फ्लेज, 2 आधे आधे। तो हम इस वक्त जो हमारी भारत है, हम इस वक्त हमारी रक्षा चुनौतियां जो हैं वो सब इसके ऊपर आती हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा आगे चलने से पहले। अगर आपको पता हो, आपने सुना है, भारत किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत का आध्यात्मिक लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, हर किस्म की रिसर्च लेवल बहुत ही हाई था। एंड एक बहुत ही प्रॉस्परस लैंड थी, जहां लोगों के पास सब कुछ अबंडेंस में था, बहुत शांति प्रिय लोग थे, अच्छी तरह रहते थे। मतलब कि उस वक्त भी अगर हम आज से, जैसे हमने अभी वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री का जो हमने सेमिनार अटेंड किया था रामचंद्र जी के ऊपर, तो हमने बताया गया हमें कि 10 लाख साल पहले भी हम एक बहुत प्रॉस्परस सोसाइटी थे। मतलब कि हमारा जो मेन फोकस था वो शायद कॉमर्स के ऊपर था, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर था, और हम लोग उसमें बहुत सक्सेसफुल थे। परंतु आज की डेट में शायद स्पिरिचुअलिज्म इतना नहीं है, परंतु कॉमर्स के ऊपर वे है। चाहे वो आप इंडो पैसिफिक को लें, चाहे आप नेटो को लें, आप चाहे अटलांटिक ओशन लें, कोई भी संधि आरसेप को लें, या आपको किसी किस्म की इकोनॉमिक जितनी भी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लें, एवरीबडी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स ट्रेड। अब अगर ये एक बहुत जरूरी चीज है, जो हमने, अगर हम अपनी 10 लाख साल पुरानी हिस्ट्री देखें, या जब हम पे 13वीं सदी में या 12वीं सदी में हम पे हमले हुए और उसके बाद हमें गुलाम बनाया गया 1000 साल, तो हमें कमी क्या थी? सिक्योरिटी की कमी। पैसे तो थे हमारे पास, मगर उनको प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी। तो अगर उसी चीज को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, तो कॉमर्स तो आज भी चल रही है। इंडो पैसिफिक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, यूरोप में आज जो हो रहा है, जो गैस रोकी जा रही है यूक्रेन वॉर की वजह से, वो क्या है? रशिया क्यों वार्म वाटर पोर्ट ढूंढता है इंडियन ओशन के अंदर, या पैसिफिक में, या अटलांटिक ओशन में? ये सब कॉमर्स के लिए है। और अगर ये कॉमर्स आज बनी हुई है, WTO चल रहा है, एक चाइना एक हेजमोनिस्टिक पावर है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेरिटरी ऑल्सो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेट ट्रैप्स ऑल्सो, कॉमर्स पॉइंट ऑफ ऑल्सो, तो उसके साथ में सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है। तो इसलिए मैंने ये बताया आपको कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हमें कॉमर्स हमारा मेन है, इस कॉमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रक्षा नीतियां चाहिए। अब नीतियों के अंदर इसमें कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज्यादा है कि हर कोई चाहता है कि उसका कंट्री आगे चले। अपने देश के हित में सोचना कोई अपराध नहीं है। जब मैं अभी चाइना को ब्लेम करूंगा कि उन्होंने डेट ट्रैप करके बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज को अपने अंदर दबा लिया है, तो मेरे पॉइंट से शायद वो गलत है। मैं चाहता हूं एक एज ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, या एज ए जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, वैश्विक कुटुंबकम, हम सब एक रूल बेस्ड सोसाइटी बना के चलें। हर कोई रूल्स को फॉलो करे और हर कोई उसमें उसका फायदा ले। हम किसी को नीचे नहीं दबाना चाहते, परंतु कुछ शक्तियां ऐसी आती हैं जो अपने आप को ज्यादा उजागर करके, अपने आप को आगे रख करके दूसरों को दबाने की कोशिश करती हैं। चाइना उसमें एक एग्जांपल है, अमेरिका है, रशिया है, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट देखता है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन फिट होती है बिटवीन योर डिप्लोमेसी एज वेल एज योर सिक्योरिटी? तो वो हमने देखना है। जैसे अभी जयशंकर जी ने बोला था उस दिन कि उनको बोला गया कि आप यूक्रेन को की जो तबाही हो रही है उसमें रशिया की मदद कर रहे हैं उनका ऑयल खरीद के। तो उन्होंने बोला था, आई डिड नॉट गो आउट टू बाय रशियन ऑयल, आई वेंट टू बाय चीपर ऑयल फॉर माय कंट्री। मैं रशिया ऑयल नहीं खरीद रहा। तो ये भी एक डिप्लोमेसी है, और वो आज कह सकते हैं क्योंकि हमारी पोजीशन स्ट्रांग है। तो जहां तक हमारी रक्षा नीति का सवाल है, हमारी ईस्टर्न लद्दाख में या इवन अरुणाचल में हमारी 1-to-1 प्रॉब्लम चल रही है चाइना के साथ, परंतु उसको काउंटर करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम क्वाड का हिस्सा भी बने। और क्वाड में क्या है, वो अमेरिका की जरूरत ज्यादा है कि हमें अपने साथ रखे वीजा भी हमारी। और इसमें अगर देखा आपने तो अमेरिका में जो एक लॉ पास किया था उनकी कांग्रेस ने, काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस,
और जब हमने बोला हमको रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल चाहिए, जो बहुत ही घातक हथियार है, तो अमेरिका ने उस पे हमारे इंडिया को वेवर दिया और वो वेवर पार्लियामेंट में पास हुआ। तो ये दर्शाता है कि डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। अभी भारत की सिक्योरिटी जहां तक आती है, अब लेट्स से पहले हम चाइना की बात करेंगे, फिर पाकिस्तान की, फिर थोड़ी सी मैं आपसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और इंसर्जेंसी की बात करूंगा, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे। अब चाइना देखिए क्या कंट्री है। चाइना में कम्युनिस्ट का रेवोल्यूशन हुआ 1921 में, कम्युनिस्ट पार्टी बनी, उन्होंने कुछ करना शुरू किया चांगकाई शेक के साथ। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन आया 1947 में, इंडिया आजाद कंट्री था। चाइना उस वक्त आजाद कंट्री नहीं था। चाइना मतलब उसको जो उस वक्त मेन जो उनकी जो आज की जो सेम्बलेंस है सीसीपी की, वो उस वक्त नहीं थी, वो 1949 में आई है। इसका मतलब हमारे पास चाइना से समय ज्यादा था। चाइना और इंडिया के हालात ऑलमोस्ट बराबर थे, बल्कि हमारी इकोनॉमी जब अंग्रेज गए हैं शायद उनसे ज्यादा थी, बट फर्क था हमारी पॉलिसियां। हमारे जो लीडर्स थे, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, उन्होंने बोला एशियनिज्म होना चाहिए, एशियनिज्म में इंडिया चाइना को साथ साथ चलना चाहिए। उसमें हमने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट भी किया। फिर हमने उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट भारत को दी जा रही थी। भारत ने सरेंडर किया इन फेवर ऑफ चाइना, कि सोचा कि हम दो बड़े देश मिलकर साथ रहेंगे तो हम ज्यादा अच्छी तरह निकलेंगे एज नॉन अलाइंड। हम ना रशिया के गुट में जाएंगे, ना अमेरिका के गुट में जाएंगे, ना ब्रिटिश के गुट में जाएंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। तो ऐसी पॉलिसीज हम करते करते हमने चाइना को बहुत सारी कंसेशन दिलवा दी, पर चाइना ने पीठ के पीछे छुरा घोंपना नहीं छोड़ा। चाइना ने क्या किया, 1959 में जब उन्होंने ऑपरेशंस किए थे और तिब्बत के ऊपर अपना अनधिकृत अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन करी थी, और 59 में जब दलाई लामा इंडिया में भाग के चले आए, तो उस वक्त चाइना हमारा एक किस्म का विरोधी बन गया। और फिर 1962 में उन्होंने क्या किया वो आपको मालूम है। और 1962 में हमारी लीडर्स ने बोला था आर्म फोर्सेस की जरूरत नहीं है हमको, हमारे लोग 16, 80, 18 हजार फुट की ऊंचाई पर बिना जूतों के लड़े हैं, बिना एमुनिशन के लड़े हैं। 303 राइफल्स जो आज आप देखेंगे तो आप हंसेंगे, उनके साथ लड़े हैं, फिर भी उन्होंने आपको बचाया, सुरक्षा की पूरी नीति रखी। और आज तक वो जो हैंडरसन की रिपोर्ट थी आफ्टर 62, वो आज भी डिक्लासिफाइड नहीं है। हैंडरसन ग्रुप की जो रिपोर्ट थी आज भी डिक्लासिफाइड नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर वो आता है और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ब्लेम आता है, तो उसकी वजह से उसको छुपा के रखा। परंतु उसके बाद जब ये मौसी डंग ने जो चाइना के लिए प्लान बनाया, उसके बाद वो उनके डेंग शिपिंग आए, उन्होंने बोला हमने दुनिया में किसी के साथ लड़ना नहीं है, पहले हमने अपने आप को मजबूत करना है। तो उन्होंने एक सोची समझी एक नीति बनाई और उसके मुताबिक वो चलते गए, और आज वो एक मिलिट्री पावर है। फिर जब उनकी मार्केट बड़ी रशिया अमेरिका को नजर आई, तो उन्होंने बोला कि हम चाइना को WTO में जोड़ते हैं ताकि उसमें अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा होगा, और हुआ भी। और उस वक्त उन्होंने ये भी सोचा था कि इससे ऐसा करने से शायद चाइना में कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी। दूसरा सिनेरियो उन्होंने ये सोचा था कि अगर डेमोक्रेसी नहीं भी आती है तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके इस तरफ आ जाएंगे, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। और तीसरा सिनेरियो था कि चाइना स्ट्रांग भी बन जाएगा और कम्युनिज्म भी रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली वो तीसरा सिनेरियो सही हो गया, और आज चाइना एक ऐसा कंट्री उभर के आया है कि उसने अपने पूरे, पहले इंडिया पैसिफिक अगर देखें तो मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाना चाहता हूं, अगर दिख सके तो लेट्स सी इफ वी कैन सी दैट। पहले मैं बताऊंगा उन्होंने यहाँ क्या किया, इंडो पैसिफिक में क्या किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो लैंड बॉर्डर्स थे, अपने लैंड बॉर्डर्स में उन्होंने सबसे पहले जाके कब्जा किया तिब्बत के ऊपर, फिर कब्जा किया ईस्ट तुर्किस्तान के ऊपर, जिसको आजकल हम अपना उइगर्स का देश मानते हैं। साउथ मंगोलिया पे कब्जा किया, साउथ यूनान पे कब्जा किया, और फिर मंचूरिया पे कब्जा किया। अगर आप देखें तो ये सब टेरिटरीज जो हैं, मंचूरिया, साउथ मंगोलिया, ईस्ट तुर्किस्तान, तिब्बत एंड साउथ यूनान, ये सारे की सारी चाइना नहीं है, ये उनकी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है डिफरेंट लैंड्स के ऊपर, अपने किसी भी कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हुए।
परंतु यहाँ मैं चाइना को काउंटर करता हूं कि अगर आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये आपके बॉर्डर्स थे, तो फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो आपने बनाई थी, आपके पुरखों ने जो बनाई थी एज ए लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनिमीज, तो वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ अरुणाचल में क्यों नहीं है, लद्दाख में क्यों नहीं है? इसका मतलब ये टेरिटरीज आपकी नहीं थी। उसी तरह से जब वो साउथ चाइना सी में निकले हैं तो उन्होंने वहां पे पैरासिल आइलैंड्स, पाटली आइलैंड्स, शॉलबरोक रीफ है और बहुत सारे जो एरियाज को ड्रेजिंग करके आर्टिफिशियल आइलैंड बना करके वहां पे अपनी फौजें बेड़े को बिठा दिया है और वहां पे वो अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी ऑफ सी ऑफ लॉ वो जो है उसको भी अप्लाई करते हैं और कहते हैं ये सारा एरिया हमारा है। ये एरिया क्यों चाहिए उनको? क्योंकि ये एरिया जो है ये वर्ल्ड का जो 60% ट्रेड है इस एरिया से गुजरता है। अगर आपको ध्यान हो तो मेडिटेरेनियन से जो आता है सुएज कैनाल से निकल करके इंडियन ओशन में एंटर करता है, फिर मलक्का स्ट्रेट से निकल के वो साउथ चाइना सी में करता है और 66% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पासेस थ्रू दिस एरिया। उसके लिए चाइना को ये इलाके में अपनी प्रभुता चाहिए, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी कि इजी लोन्स दे करके एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव तैयार किया जिसमें सीपैक भी पाकिस्तान में आता है। तो उसके चक्कर में उन्होंने थाईलैंड में, मलेशिया में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, मालदीव्स में, अपना यमन में, फिर उसके बाद जिबूती में अपने बेसिस तैयार कर लिए। तो ये इनको इजी लोन्स दे करके करें। इंडिया थोड़ा जागा है सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्बन तोता तो ऑलरेडी 99 ईयर्स लीज पे चला गया है, तो और जो पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान में जो बंदरगाह है उसको काउंटर करने के लिए हमने ईरान में एक बनाया है, दूसरा बंदरगाह तैयार करना शुरू किया। इसी तरह से माले को हमने सही समय पे सचेत किया कि भाई आप इस डेट ट्रैप में ना फंसिए। उसी तरह से सेशेल्स के पास कुछ आइलैंड्स हैं, उनको आगाह किया कि आप इस डेट ट्रैप में ना फंसिए। तो ये काउंटर चाइना के अगेंस्ट हमारा रहा है। तो इस तरीके से चाइना ने क्या किया है कि अपनी जहां जहां उनकी जो इकोनॉमिक रीच है, जहां पे उनके ट्रेड में चलना है, WTO में अब वो बहुत आगे निकल गए हैं, तो वहां वहां उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट्स बनाए हैं। और ये भारत के लिए एक चैलेंज है कि पहले हम अपना गलवान में, अपने जो ईस्ट गलवान में जो युद्ध हुआ 2020 में, आपको उसकी सारी डिटेल्स मालूम है, पहले हम उसको वहां देखें, उसको रोकें, फिर उसको चाइना को इंडो पैसिफिक स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर आने से रोकें। अब यहाँ पे बहुत सारे समाचार पत्र वगैरह बोलते हैं कि जी हमारे पास 600 हवाई जहाज हैं, चाइना के पास 2000 हवाई जहाज हैं, हमारे पास 10 शिप्स हैं, उनके पास 20 शिप्स हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ी सी सिंपल बात बताता हूं, इनमें खाली नंबर्स नहीं गिनने होते हैं, इसमें आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो कैसे है। फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन डिप्लॉयमेंट है, इंडियन एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स से आधी हो शायद नंबर्स में, परंतु आप देखिए जो इंडियन एयरफील्ड्स हैं वो सारी की सारी ग्राउंड लेवल पे हैं, और चाइनीज एयरफील्ड्स हैं खोतन, काशगर, नगोरी गुंचा, लमसे, वो सारी की सारी 10-10, 12-12 हजार फुट की ऊंचाई पे है। अब इसका मतलब ये है कि जब इंडियन हवाई जहाज लोअर ऑल्टीट्यूड से उड़ेगा वो अपना फुल लोड और फुल फ्यूल लेके उड़ेगा और पूरे के पूरे हथियार लेके उड़ेगा, ताकि वो लॉन्गर रेंज होगी और ज्यादा घातक हथियार होगा उसी हवाई जहाज का। वही हवाई जहाज अगर चाइनीज एयरफील्ड से उड़ेगा तो उसका फ्यूल भी आधा रह जाएगा, उसका वेपन लोड भी आधा रह जाएगा, क्योंकि वो काबिलियत जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अपने आप कम हो जाती है। आपका हवाई जहाज दुनिया का बेस्ट हो सकता है, परंतु जब वो हायर ऑल्टीट्यूड से उड़ेगा तो उसकी जो क्षमता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, फिर हमारे पास कितने फ्रंट हैं खोलने के लिए और चाइना के पास कितने फ्रंट हैं खोलने के लिए, वो देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि खाली नंबर से नहीं होता, उसके पास लार्जर टेरिटरी है, उसने किस किस को काउंटर करना है। आज तक वो रशिया को भी काउंटर करने का प्लान बनाता था, परंतु यूक्रेन युद्ध के बाद वो थोड़ा कम हो गया है। उसको जापान को काउंटर करना है, अमेरिका से लड़ना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ना है, और साथ के साथ इंडिया के साथ भी लड़ना है। तो उसकी जो ताकत है वो उतनी बदल जाती है। तो इसलिए
अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में या टेलीविजन के ऊपर आप नंबर्स गिनाना शुरू कर देते हैं, वो संकलन करने का सही तरीका नहीं है, वो एक सही आंकलन नहीं होगा। इसलिए, और साथ में जो चाइना की आर्मी है वो कंस्क्रिप्शन आर्मी है, उनको हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि हमारे वाले बैटल हार्डन्ड है, हमारे वाले सियाचिन का एक्सपीरियंस उनके साथ है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप युद्ध स्थिति में आते हैं, आप एक दूसरे का आंकलन करते हैं, तो इन सबको फैक्टर इन करना पड़ता है, फिर आप देखते हैं कि आप इंफीरियर हैं या सुपीरियर हैं। कल तक हमारी जो नेता थे उनकी फिलॉसफी के मुताबिक बॉर्डर के ऊपर हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया था। अगर मान लो चाइना कोई गड़बड़ करता है, तो अगर हमें अपनी फोर्सेस को करना है, एम्प्लॉय करना है, तो हमें बहुत ज्यादा समय लगता था। आज वो बहुत कम हो गया है। ये जो गलवान इंसिडेंट इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी वो जो रोड बन गई थी दरबुक, श्योक और दौलतबाग ओल्डी की, दौलतबाग ओल्डी में हमने अपने हैवी हवाई जहाज उतार के उसको भी तैयार करना शुरू कर दिया था, तो वो चाइना को पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने गलवान किया। हालांकि वो जो उनके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो उनकी पॉलिसी है वो अलग है, और जो हमारी है परसेप्शन अलग है। हम एक्साई चीन को अपना हिस्सा मानते हैं एज पर दी जॉनसन लाइन जो ब्रिटिश हमारे पास छोड़ गए थे। और अगर आपको याद हो, जब ये यहाँ पे इनकर्शन हुई थी, इनकी जो हाईवे गई थी काशगार से अपना तिब्बत में लासा में, वो थी G219 हाईवे। और जब ये पार्लियामेंट में एक सब उठा था प्रश्न की चाइना ने कब्जा कर लिया है, अपनी हाईवे बना ली है, तो नेहरू जी ने बोला था कि देखिए वो एक ऐसा इलाका है, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर। ये पार्लियामेंट के अंदर की स्टेटमेंट है। और वहां एक दूसरे हमारे एमपी थे जो शायद बीजेपी के या भारतीय जनसंघ या जो भी थे, उन्होंने उठ के अपनी टोपी उठाई थी, उनका सर गंजा था, तो उन्होंने बोला यहाँ इस गंजे सिर के ऊपर भी कुछ नहीं उगता है, तो क्या मैं इसको काट के फेंक दूं? ये मजाक नहीं है, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है, बट इनका बहुत जबरदस्त मीनिंग है। तो आज क्या जरूरत पड़ गई चाइना को आपके ऊपर गलवान में आने की, या आपके ऊपर पेगोंग त्सो लेक में आने की, या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में आने की, या दौलतबाग में उल्टी में आने की, या अरुणाचल में जाने की? आज उनको क्या जरूरत पड़ गई? जो ईस्टर्न लद्दाख की बात है वो इसलिए आए हैं क्योंकि इस वक्त ताइवान इज द कंट्री विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ चिप्स, और चिप्स की जरूरत इस दुनिया में सबको है। तो इस सिलिकॉन वैली में जो चिप्स अमेरिका बनाता था, ताइवान से इंपोर्ट करता है, चाइना भी ताइवान पर डिपेंडेंट है। मगर अब ये जो एक्साई चीन का एरिया है, तकलामकान डेजर्ट जो है, यहाँ पे जो हाईवे G219 है, आज वो हाईवे, पहले वो लाइफ लाइन थी चाइना को, यानी कि ईस्ट तुर्किस्तान से चाइना को तिब्बत से जोड़ने की, पर आज ऑल अलोंग लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे पास लैटरल्स हैं। उसके बाद फ्रॉम मेन लाइन चाइना से बहुत सारे रेलवे लाइन रोड्स अंदर आती हैं। तो G219 की क्या जरूरत है? चाइना को इतना पैसा खर्चने की, इतने ट्रुप्स डिप्लॉय करने की, इतनी इंडियन टेरिटरी में इंकर्शंस करने की, रोज फ्लैग मीटिंग्स हो रही हैं, इन सब की क्या जरूरत है? चाइना को जरूरत है, आपको पता होना चाहिए, ये जो तिब्बत प्लेट्यू है, स्पेशली एक्साई चीन का एरिया, यहां से सारे मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं, पानी की जरूरत है। उसके साथ में जो तकलामकान डेजर्ट है, इसमें जो पर्टिकुलर किस्म की रेत है उससे चिप बनता है। एक 6 इंच बाई 6 इंच चिप बनाने के लिए वो रेत और 10,000 लीटर पानी की जरूरत है। तो चाइना को ये रिसोर्सेज चाहिए चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नंबर 2, जब चाइना के पास अपर वाटर्स के ऊपर कंट्रोल होगा, जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट में है, वहां से वो उनका ब्रह्मपुत्र आता है, तो वो लोअर कंट्रीज के ऊपर अपनी कंट्रोल रख सकते हैं। मेकोंग रिवर है जो साउथ ईस्ट एशिया में जाता है, मेकोंग डेल्टा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, और उसकी वजह से चाइना सारे के सारे साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है। तो अगर तुम्हारा पानी मैंने रोक दिया तो क्या करोगे? उसी तरह से इस तरफ इंडस का पानी रोक दिया तो क्या करोगे? इसलिए उनको इन चीजों की जरूरत है। और चाइना ये पर्यावरण के मामले में भी बहुत ही नेगेटिव है। जो मेकोंग डेल्टा है वो इतना बड़ा है कि अगर जो अमेरिका के जो नासा वाले बैठे हैं, उन्होंने देखा जो न्यूक्लियर क्लॉक होती है, अर्थ जो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती थी, वो 0.1 सेकेंड से कम हो गई है। और अगर चाइना ऐसे और सारे वेपनाइज करता जाएगा वाटर को अपर एरियाज में, तो ये दुनिया के लिए एक और खतरा पैदा बनेगा।
ऑलरेडी खतरा पैदा हो गया है, ये और मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो ये चाइना की तरफ से नीतियां हैं जो इंडिया को काउंटर करनी है। और इंडिया को, जहां तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं वो पूरा का पूरा टिट बाय टिट, एक बाय एक चल रहा है मिरर इमेज की तरफ। मोदी जी ने आने के बाद, गलवान के बाद डीआरडीओ को डंडा लगाया, बहुत सारे वेपन तैयार हैं, बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स तैयार हैं, सिर्फ असेंबली लाइन बनने की देर है। और हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी सब रेडी होगी, हमारी थिएटराइजेशन हो रही है। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो जीडीपी है वो इतना बड़ा नहीं है जितना चाइना का है। चाइना का जीडीपी आसपास $14 ट्रिलियन के पास है, और उसमें से $6 ट्रिलियन उन्होंने अपने ओबीओआर के ऊपर लगा रखे हैं, जो दुनिया को कर्ज दे रखे हैं। हमारा अभी 3 ट्रिलियन है। तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, बट रिसोर्सेज की कमी जो है उनको हम दूसरे तरीकों से पूरा कर रहे हैं, बाकी जैसे डिप्लोमेसी के साथ पूरा कर रहे हैं। अगर चाइना सोचेगा कि वो इंडिया को ओवररन कर सकता है तो क्वाड खड़ा है। हमने क्वाड को नहीं बोला कि ब्रिंग योर बूट्स ऑन ग्राउंड, अभी नहीं बोला, पर वो सिचुएशन आ भी सकती है। हमने ऑकस को नहीं बोला हमको मदद करिए। क्वाड इज सपोज टू बी ए नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, परंतु जो हमारी मालाबार एक्सरसाइज होती है वो बेसिकली क्वाड का ही हिस्सा है। कि दुनिया डिप्लोमेसी चल रही है ना, तो डिप्लोमेसी में हमने नहीं बोलना है कि हम आपके आगे डंडा लेके खड़े हैं, और अंदर से तैयारी पूरी है। और जहां तक अपनी जो विश्व के स्तर पे जो आज आपकी छवि है या आपकी ताकत है, वो सब समझते हैं कि इंडिया इज द इकोनॉमी टू रेकन विद, इंडिया इज द पावर टू रेकन विद। तो वो सब कुछ चल रहा है, हर लेवल पे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है चाइना की तरफ से, जो मैंने बोला था 2 + ½ एंड ½ लास्ट वाले हाफ पे आता हूं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे चाइना की तरफ से बहुत सारे नैरेटिव्स चल रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपना गुलाम बना रखा है। वो ये बताया जा रहा था कि पैसे दे करके उनसे अपने बारे में अपने लफ्ज खुआते हैं। परंतु अभी ये बात तो हमें भी समझ में आ गई है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, कि फलान पॉलिटिशियंस को, फलान एकेडमिशियन को, फलान थिंक टैंक को, फलान बिजनेसमैन को अपना पिट्ठू बना के, शायद उनको पैसे दे करके, खरीद के अपने बारे में रिकमेंडेशन करवाई जाती है। पर अब उन्होंने एक स्टेप और आगे चले गए हैं। पहले वो जानबूझ के बोलते थे कि आप ये करिए, आज वो नहीं कर रहे हैं। आज जो उनकी लेबोरेटरीज हैं, इंफॉर्मेशन लेबोरेटरीज हैं, वो बैठ के ऐसा नैरेटिव तैयार कर देती हैं कि आपके आसपास, आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो आपके आसपास ऐसा माहौल तैयार करेंगी कि आप खुद बोलेंगे कि भाई जो हमें रिकमेंडेशन देनी है वो चाइना के फेवर में देनी है। छोटा सा एग्जाम्पल, जब चाइना में ये कोविड हुआ तो बहुत सारी कंपनीज चाइना से निकलनी शुरू हो गई। तो उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या था? चाइना के बाद सबसे बड़ी मार्केट दुनिया में है तो हिंदुस्तान है, तो वो इंडिया की तरफ मूव करनी शुरू होगी। तो चाइना के जो एजेंट्स थे इंडिया के अंदर, उन्होंने दंगे करवाए कर्नाटका में, उन्होंने दंगे करवाए उड़ीसा में, उन्होंने दंगे करवाए यूपी में, ताकि दुनिया को यह पता चले कि इंडिया इज नॉट अ सेफ डेस्टिनेशन फॉर कॉमर्स। अगर आपकी फैक्ट्री आपने शिफ्ट करनी है तो इंडिया इज नॉट अ सेफ डेस्टिनेशन। इससे हमारा नुकसान हुआ, परंतु अब समझ आ गई। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव बिल्डिंग। अब इसको कैसे काउंटर करना है, ये अभी तक जहां तक मेरी नॉलेज है, भारत सरकार ने कोई ऐसा पुख्ता कदम नहीं उठाया। शायद पैसों की कमी है। तो एक बार मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में एक सेमिनार में मैं 3 साल पहले मैं बोल रहा था, तो मैंने उनको बोला अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप एक रफेल कम खरीदिए। एक रफेल 1600 करोड़ रुपए का है। 1600 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम है इंफॉर्मेशन लैब्स क्रिएट करने के लिए, वहां सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको डालने के लिए। आप भी काउंटर करिए। वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं झूठ का, आप झूठ मत, आप सच बताइए। आपके पास सच है, आज वो डेट है, आपके पास सच है और आपके पास पॉलिटिकल विल भी है। ये पॉलिटिकल विल किसी जमाने में नहीं थी, आज आपके पास है। तो ये एक चुनौती को काउंटर किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप क्वेश्चन होंगे तो रेडी रखिएगा। पाकिस्तान पे आते हैं। अब पाकिस्तान के साथ इंडिया की क्या लड़ाई चल रही है? फौजें लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठी हैं। अगर आप चाहते 1971 की लड़ाई में ये लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह सब खत्म हो सकता था, जिसको हम LOC कहते हैं, ये खत्म हो सकता था। मगर उस वक्त आपकी डिप्लोमेसी, आपकी पॉलिटिकल विल हार गई। मिलिट्री जीत, इतनी बड़ी जीत आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुई कि एक कंट्री के 2 हिस्से कर दिए हों और फिर वो कंट्री वहां से विड्रॉ कर गया हो, उनको पावर दे करके, जैसा हमने बांग्लादेश में किया।
ऐसी 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 कोई हुई नहीं। पाकिस्तान ने 1947 में जब जम्मू कश्मीर थी महाराजा हरि सिंह के साथ, तब भी हमला किया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की फौज ने 150 आदमियों ने उनके 10,000 लोगों को 5.5 दिन तक रोके रखा जब तक इंडियन आर्मी लैंड नहीं कर गई। उसके बाद इंडियन आर्मी ने उनको वहां से भगाया और इंडियन आर्मी को एक जगह पे रोक दिया गया। ये अलग कहानी है, मैं किसी और दिन आप मुझे लेक्चर पे बुला सकते हैं। अगर उस वक्त इंडियन आर्मी चाहती तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस आ सकता था। तो अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी नॉर्मली बात करते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ, तभी वो अफगानिस्तान को अपने साथ रखना चाहते हैं। तो अगर वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अगर इंडियन आर्म फोर्सेस जो मरी पहुंच गई थी, अगर वहां से वो रोल डाउन करके रावलपिंडी चली जाती तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया था। और वो ब्रिटिश की जो चाल थी, जो चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो सारा पाकिस्तान का रहे, वो उनकी स्ट्रेटेजी थी अपने कॉमर्स और सिक्योरिटी के हिसाब से कि रशिया को वार्म वाटर पोर्ट तक ना आने दिया जाए। तो उस चक्कर में वो लड़ाई हुई, इंडियन आर्मी लड़ी। उस वक्त भी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, पर हमने बताया कि हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद 1965 में जब उन्होंने बोला, लाल बहादुर शास्त्री एक बड़ा वीक सा प्राइम मिनिस्टर है, और उसके पहले उन्होंने कच्छ इंसिडेंट किया था चेक करने के लिए कि इंडियन आर्मी के अंदर क्या मिलता है, इंडियन आर्मी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और अगर पिक्चर आपने देखी हो, वो भी बनी है कच्छ इंसिडेंट के ऊपर, नाम मैं भूल रहा हूं, कच्छ ही उसका नाम है शायद। तो वो वही था, पर उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी। उसने फिर भी 1965 वॉर में अमेरिकन टैंक्स के बल के ऊपर जो अमेरिका से उनको मदद मिलती थी, उन्होंने फिर भी अटैक किया, फिर मुंह की खाई। उसके बाद 71 में फिर किया, फिर मुंह की खाई। और अब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक दूसरे पर फायरिंग होती है। अब कुछ गुडविल मेजर्स होते हैं, हमारी तरफ के लीडर्स ने पीस बोला, उन्होंने पीस बोला। तो 1979 में जिया उल हक जो उनके प्रेसिडेंट थे, उनको समझ में आ गई कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंडिया का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसी एक पॉलिसी बनाते हैं टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और वो था टेररिज्म का जो ये हमने हाफ डायमेंशन मैंने बताई वो शुरू की। इन्फिल्ट्रेशन करनी है लाइन ऑफ कंट्रोल से, इंटरनेशनल बॉर्डर से, या दूसरे कंट्रीज के बॉर्डर से, कहीं से भी आप इन्फिल्ट्रेशन करिए, अंदर जाइए, अंदर अपने लोगों को पैसा दीजिए, उनको खरीदिए, और उसके बाद वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू कर दीजिए। अभी आज की डेट में पाकिस्तान का बुरा हाल है, सीपैक में कर्जे में डूबे हुए हैं, बिजली उनकी बिल्कुल टोटली चाइना खरीद के ले गया है। यानी कि चाइना वर्चुअली बलोचिस्तान चाइना के कब्जे में आ चुका है, एक वेसल स्टेट बन चुका है पाकिस्तान चाइना की। उनको उन्होंने अपने नेवल एसेट्स भी दे दिए हैं, बेसिस भी दे दिए हैं, उसके बदले में उनको कुछ हवाई समुद्री जहाज मिल रहे हैं चाइना से, कुछ हवाई जहाज मिल रहे हैं, और बलोचिस्तान एक वर्चुअल जेल बन चुका है। और सीपैक जो है वो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान का। तो ये सब चीजें उन्होंने बना ली हैं, और हालांकि उसके बावजूद उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। FATF में वो बड़ी मुश्किल से अभी वो निकले हैं ग्रे लिस्ट से बाहर। परंतु ये जो टेररिज्म का एरिया है, ये जो इकोनॉमी है, जो फंडिंग टेररिज्म की है, इसका पाकिस्तान की मेन जो इकोनॉमी है उसके साथ कोई लेना देना नहीं। ये खेती की जाती है ड्रग्स की, खैबर पख्तूनवा जो रीजन है पाकिस्तान का, प्लस अफगानिस्तान का है, और वहां पे ड्रग्स तैयार की जाती हैं, वो इंडिया के रास्ते से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया से वर्ल्ड में जाती हैं, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड है हर साल का। और इसी ट्रेड में से टेररिज्म की फंडिंग की जाती है। मुझे कई बार टेलीविजन चैनल पर सवाल पूछा गया कि अभी पाकिस्तान की माली हालत खराब है, तो क्या टेररिज्म में कमी आएगी, क्या उसकी वजह से टेररिज्म में कमी आई है? मैं कहा जहां तक माली हालत है उसका इस टेररिज्म में कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना फुल फ्लेज काम कर रहे हैं। तो हाँ, हमारे यहाँ जो आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो सारी कंट्रोल चलता है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, सब मिलकर काम कर रही हैं, इसलिए टेररिज्म के ऊपर अंकुश लगा है। और वो बार बार अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। पहले वो खुलेआम करते थे, जैसे उन्होंने उरी किया, बालाकोट किया, तो करेक्शन पुलवामा किया, तो उसको अब हमें जवाब दिया। कारगिल के टाइम पे हमको हुक्म था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पीछे से नहीं जाएंगे पाकिस्तानियों को मारने के लिए, अलाउड नहीं था, गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल विल नहीं थी। आज आपकी पॉलिटिकल विल आपको कहती है आप जाइए एयर स्ट्राइक करिए बालाकोट में। जो वो मजाक उड़ाते हैं कि जी कुछ पेड़ों को मारा, अगर कुछ पेड़ों को मारा था तो फिर 23 दिन तक किसी भी जर्नलिस्ट को उस इलाके में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? हमारे पास सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हैं,
कहते हैं ये 2 होल हैं ऊपर बिल्डिंग के अंदर, वो बिकॉज जो हमारा वेपन था वो स्पाइस 2000 था, इजराइल से एक्वायर किया गया। उस वेपन का काम होता है बिल्डिंग के अंदर पेनिट्रेट करके फिर वहां पे आग लगानी, इस लेवल की सब कुछ तबाह हो जाए। तो ये सब काउंटर जो प्रोपेगेंडा चला और करेक्शन डिफेंस मिनिस्टर ये इसको लाइव देख रहे थे, आपने पिक्चर भी देखी होगी उसको बनी होगी, वो एक्चुअल हुई है। तो इस किस्म की मार पाकिस्तान को पड़नी शुरू हो गई है, परंतु जब तक वहां पे आर्मी का कब्जा है, आर्मी का प्रभुत्व है, तब तक हम वहां कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर भारत से सुलह हो जाती है तो आर्मी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। और उन्होंने अपने आप को, हालांकि पाकिस्तान में आजकल सिविलियन गवर्नमेंट है, सो कहने को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पर पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आर्मी के कंट्रोल के बाहर नहीं थी, इसलिए वहां पे पीस होना मुश्किल है। तो आपकी लड़ाई जारी है और आपने कन्वेंशनल वॉरफेयर में शायद वो आपसे मान गए हैं, परंतु वो न्यूक्लियर फोर्सेस की थ्रेट आपको दिखाते हैं, तो वो आपने न्यूक्लियर भी उनको काउंटर करना है। वो इंडिया की वॉर जो है वो जारी है और बहुत जबरदस्त जारी है। और इसमें न्यूक्लियर में ये भी है, वहां जिस तरीके से आतंकवाद फैल रहा है, बहुत सारी आतंकवादी संगठन है, आप आतंकवादी कहते हैं, वो उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कहते हैं, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं। जब उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन से प्रतिबंध लगते हैं, प्रूव हो जाता है, तो उनका वही ऑर्गेनाइजेशन वही रहती है, नाम बदल के चला देते हैं। तो वो काम करना बड़ा मुश्किल है, वो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उनको वो कैसे पिकआउट करें। तो ये पाकिस्तान के साथ इंसर्जेंसी का था। तो इस तरीके से भारत के पास चुनौती जो है अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट टेररिज्म एज वेल एज अगेंस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो इसके लिए हमारे पास एक कोई डॉक्ट्रिन बनानी है। अनफॉर्चुनेटली आपको मैं बता दूं, हमारे पास भारत में आज कोई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नाम की कोई कागज है ही नहीं। ये थोड़ा बहुत जो इकट्ठा शुरू हुआ है, ये मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, और मैं फिर भी कहूंगा कि मोदी सरकार के आने के बाद कुछ हुआ है। हालांकि मोदी जी के अगेंस्ट बोलना हो तो मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, जो मैं बोल रहा हूं हम एकेडमिक लेवल पर रहेंगे, ताकि हम इवेल्युएट करें, जहां जिन्होंने अच्छा किया है उनकी हम अच्छाई बताएंगे, जहां पे उनकी फेलियर है वहां हम फेलियर बताएंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो इस तरीके से भारत की जो सुरक्षा का ये हमारा इंटरनल था। अभी वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है कि यूक्रेन वॉर चल रही है, आप सब जानते हैं, हमें बोला जा रहा है कि आप साइड लीजिए, या अमेरिका की साइड आइए या रशिया की साइड आइए। हमने बोला हम तो सिर्फ एक ही साइड आएंगे, वो होगी हमारे देश की साइड, जहां हमारे इंटरेस्ट हैं हम वहां चलेंगे। पहले हमारा बाइपोलर वर्ल्ड था, फिर वो यूनिपोलर हुआ, अभी इस वक्त फिर वो मल्टीपोलर हुआ, अभी ये ओमनीपोलर है, यानी कि एक मुद्दे पे मैं रशिया का दोस्त हूं, दूसरे मुद्दे पे मैं रशिया का दुश्मन। एक मुद्दे पे मैं अमेरिका का दोस्त हूं, दूसरे मुद्दे पे मैं अमेरिका अगेंस्ट हूं, उसके अगेंस्ट वोटिंग करूं। तो इस तरह से आपने ओमनीपोलर वर्ल्ड में आप जीना है। अपने देश के इंटरेस्ट को आप कितना प्रिजर्व कर सकते हैं वो करना है, किसी के नीचे दबना नहीं है, किसी की दबंगाई के नीचे दबना नहीं है। अगर आज आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए, इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, मिलिट्री पावर होनी चाहिए, ये 2 चीजें जो मैंने शुरू में बताई थी, इकोनॉमिक पावर प्रिजर्व बाय मिलिट्री पावर, इतनी जबरदस्त स्ट्रांग रखिए कोई आपको डिक्टेट ना कर सके, कोई आपको ये ना बोल सके कि आप मेरे साथ जुड़िए इसके अगेंस्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए हैं हमारे पास स्पेस वॉरफेयर की, हम शायद चौथे या 5वें कंट्री हैं जिसके पास स्पेस वॉरफेयर है। हम चंद्रमा पे पहुंचने वाले हैं, हम मंगल के ऊपर जाके आए हैं, चंद्रमा पे हमें अपना आर्मी लैंड कर रहे हैं, दैट मीन स्पेस वॉरफेयर। सैटेलाइट लॉन्च करने में वी आर द कमर्शियली द वर्ल्ड बिगेस्ट कंट्री, कमर्शियलिज्म इज एज कमर्शियल सैटेलाइट से कंसर्न। तो इस किस्म की जो अपनी देश की पावर बढ़ानी है। और फाइनल पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो 4 मैंने आपको गिनाए, 2.5 ये वॉरफेयर फ्रंट जो है, ये आर्म फोर्सेस ने अकेले नहीं लड़ने हैं, ये भारत के हर एक नागरिक की लड़ाई है, और उसको बचना है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से, नैरेटिव बिल्डिंग वॉरफेयर से, दुश्मन के वॉरफेयर से, ना कि अपने किसी पेटी गोल के लिए या अपने किसी चुनावी मुद्दे के लिए जाके इस चीज को हमने काउंटर नहीं करना है। जहां देश की सुरक्षा आती है हम सब ने साथ खड़े होना है। वो जो रेडी वाला जो बाहर आज सर्दी में मूंगफली की लगा के बैठा है, वो जो मूंगफली बेच रहा है, वो भी देश की सुरक्षा को कंट्रीब्यूट कर रहा है कि वो अच्छी मूंगफली खिला रहा है किसी आदमी को जो अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है।
या रेडी वाला है, तो कोई भी आदमी नेग्लिजिबल नहीं है। हर एक आदमी का रोल है देश की सुरक्षा में। तो जो जो आपकी काबिलियत है, आप देश के नागरिकों को, अगर आप अच्छे शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, तो आपकी लाइन ये होनी चाहिए, यू गो एंड टेल एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट। ये आर्म फोर्सेस वाले कोई भगवान नहीं है। सर, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम भी आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि जब लड़ाई लगेगी हमको आपकी भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको बाल्टी उठा के उसमें दाल की बाल्टी लाके फ्रंट में जाके देनी है, जैसे पंजाब में लोग करते थे लड़ाई में, तो वो भी खाना खिलाना है। जिस आदमी के पास खाना नहीं पहुंचा, अगर मान लो हमारे पास तंत्र नहीं है पहुंचाने का, आप जाइए ना, जैसे पंजाब में लोग दाल की बाल्टियां, सब्जी की बाल्टियां, पूड़ी की बाल्टियां लेके जाते थे और फ्रंट पे जाके मोर्चों में जवानों को खाना खिलाते थे। तो ये हर एक आदमी का कर्तव्य है। और साथ में हमको ये भी कर्तव्य है, जितने मीर चंद हैं हमारे पास, जितने मीर जाफर हैं, जयचंद हैं, जितने भी गद्दार हैं, उनको आप पकड़िए और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करिए। किसी भी देश में, अभी आप वाराणसी में मोस्टली जुड़ रहे हैं, 2006 में वाराणसी ब्लास्ट हुए थे, याद है आपको, जिसमें एज पर दी ऑफिशियल फिगर्स 28 आदमी मरे थे और 116 घायल हुए थे। बट आई एम श्योर ये फिगर्स कहीं ज्यादा होंगी, ये ऑफिशियल फिगर्स थी, ताकि लोगों में वैसे दहशत ना फैले। तो ये चाहे आप वाराणसी में बैठे हैं, चाहे आप तमिलनाडु में हैं, चाहे उड़ीसा में हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्योरिटी की तरफ आपका दायित्व पूरा है और आपने ये सब कुछ पूरा करना है। मेरे ख्याल में मैंने काफी समय ले लिया और 1 घंटा भी पूरा कर दिया। अभी आप सवाल पूछिए अपने हिसाब से और बेधड़क होकर पूछिए, क्योंकि मैंने किसी की साइड नहीं लेनी है। मैंने आपको एक एकेडमिक लेवल पे बता के दोनों साइड, अगर एक पक्ष गलत है तो दूसरा सही है, और वाइस वर्सा, दोनों की कहानी बताऊंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने समय तो लिया, लेकिन वो समय हम सभी के लिए बहुत उपयोगी था। और जिस प्रकार से आपने भारतीय सुरक्षा में जो पॉलिसीज थी, जो चाइना की क्या पॉलिसी रही या पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है हमें परेशान करने के लिए, और उसमें भारत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या उसके सामने चुनौतियां हैं, इस पे बहुत ही विस्तार के साथ आपने व्याख्यान प्रस्तुत किया। और बहुत बहुत इसके लिए सर धन्यवाद मैं आपका देता हूं। और मेरे ख्याल से प्रश्न का सेशन आपने स्टार्ट कर ही दिया है, तो एक परिधि जी हैं जो अपना प्रश्न पूछना चाह रही हैं। तो परिधि जी, आप अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। जी सर, गुड आफ्टरनून। सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था सर। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सर, ये रेड कॉरिडोर के बारे में आपका क्या कहना है? जो रेड कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और जम्मू कश्मीर दोनों के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन या आउटफिट्स हैं, वो लोग किस तरीके से इसको कॉन्जॉइंटली कर रहे हैं? एंड सर, दूसरा, हमने जो पंचशील का जो था, हमारी जो हमने जो साइन किया था, वो क्या अब कोई मायने रखता है इस आज के एज में? बिकॉज आज हम जो स्कर्मिशेस देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पंचशील की कोई वैलिडिटी है? पहले आपका पहला क्वेश्चन, पहले रेड कॉरिडोर, तो मुझे नहीं पता कि आप रेड कॉरिडोर में नक्सलाइट्स को जोड़ रही हैं या चाइना सपोर्टेड इंसर्जेंसी, दोनों ही रेड कहलाते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं दूंगा। नागालैंड में अगर हमें इंसर्जेंसी के अगेंस्ट कोई बड़ी मदद मिली है, तो वो मदद पहले मिली है म्यांमार गवर्नमेंट से, प्रेजेंट नहीं, पहली वाली जो सिविलियन गवर्नमेंट थी आंग सू ची की, उनकी गवर्नमेंट से मदद मिली थी। और जो इंसर्जेंट्स थे, दे वर फंडेड बाय चाइनीज आर्मी। ओके, तो इंसर्जेंट्स वर फंडेड बाय, हमारे जो इंसर्जेंट्स थे, दे वर फंडेड बाय चाइनीज आर्मी। अब क्या हो रहा है, जो अराकान की जो बोलते हैं अराकान फोर्स, आप सुन पा रही हैं? आपका फ्रीज हो गया मेरे ख्याल वीडियो। जो अराकान आर्मी है वो हमारे अगेंस्ट है और दूसरे लोग हमारे फेवर में। तो ये सीसॉ बैटल है। तो इसको एग्जैक्टली अगर आप देखें ब्लैक एंड व्हाइट के तरीके से, तो गलत होगा। तो ये दीज आर शेड्स ऑफ ग्रे कीप चेंजिंग। पर यहाँ पे मैं ये बता दूं आज आपको कि आज जो हमारी नीतियां आज निकल के आ रही हैं, या दुनिया का जो आज माहौल बन रहा है, बाय एंड लार्ज उसके ऊपर हमारी पकड़ आ चुकी है। हम अभी हमारी है असम राइफल्स, हमने बहुत सारी इंडियन आर्मी को वहां से निकाला है। असम राइफल्स अभी वहां है, पैरामिलिट्री फोर्स, पर उनकी फंक्शनिंग जो है वो रीजनेबली सक्सेस है। 100% कोई भी इंसर्जेंसी दुनिया के किसी भी कोने में हो, इवन पंजाब में भी अगर आप लें बात,
तो 100% कोई भी इंसर्जेंसी आज तक खत्म नहीं हुई है। जबकि युग बदल जाए तो बात अलग है। तो कुछ ना कुछ सिमर चलता रहेगा, बट सेम्बलेंस ऑफ लाइफ हैज कम बैक। अभी आते हैं J&K में। J&K में मैंने वैसे भी बोला, मैंने कहा कि जो पाकिस्तान की जो टेरर इंडस्ट्री है उसकी जो फंडिंग है वो तो परमानेंट है। वो दुनिया भी आज तक ड्रग्स को पूरा एलिमिनेट नहीं कर पाई है, हालांकि हर कोई एंटी ड्रग्स की बात करता है। और जो ड्रग्स के वॉरलॉर्ड्स हैं उन्हीं को पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं। बाहर जाके कहेंगे ड्रग्स, एंटी ड्रग्स बात करेंगे, और पीछे से जो उनके वॉरलॉर्ड्स हैं उनको सपोर्ट करते रहेंगे वेरियस तरीकों के साथ। तो इस तरह से वो चलता रहेगा। परंतु अब सिर्फ एक बात मैं पहले भी कह रहा था, क्योंकि J&K में मैं खुद ऑपरेट कर चुका हूँ। ऑपरेट मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी किया है, बट नॉट एज एंटी इंसर्जेंसी ग्रेड, बट J&K में किया है। तो J&K में हमने एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स बनाया था, जहां पे सारी इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, सिक्योरिटी एजेंसी स्टेट्स की हो, सेंटर की हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, कोई भी हो, सब मिलके काम करें, तभी काम हो सकता है। परंतु वो जब तक 370 नहीं हटा था तब तक वो काम नहीं हो सकता था, क्योंकि कई इंसिडेंट्स ऑन रिकॉर्ड है। महबूबा मुफ्ती वो साफ व्याख्यान दे रही है पुलिस ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को, कि यहाँ पे कोई आदमी आएगा तो उसको आपने नहीं पकड़ना है। किसी को एविक्शन का ऑर्डर कोर्ट भी दे देती है तो आपने नहीं करना है। अब वो सारी कहानी बंद है। अब ऑर्डर डायरेक्टली आ रहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, न्यू दिल्ली से, और सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं। और जबरदस्त उपलब्धियां हैं। जबरदस्त उपलब्धियों में ये बोलूंगा कि उन्होंने इंसर्जेंसी की कमर तोड़ दी है, और उसकी वजह से इंसर्जेंट्स जो हैं वो अपने टैक्टिक्स बदल रहे हैं। वेरी फैक्ट कि उनका हर रोज टैक्टिक्स चेंज हो रहे हैं, वो नई नई चीज सोच रहे हैं। और हम चूंकि डिफेंडर हैं, वो अटैकर हैं, और कहते हैं इनिशिएटिव इज ऑलवेज विद द अटैकर। अगर अटैकर को हम तभी एलिमिनेट कर सकते हैं इस सिचुएशन में, अगर हम पाकिस्तान को ऐसी मार मारें जिस कॉस्ट को वो सहन ना कर पाए। जैसे बालाकोट में उन्होंने कुछ किया, परंतु वहां पे इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस आ जाती हैं कि आप खुल के नहीं कर सकते। अगर उन्होंने आपके श्रीनगर में या पार्लियामेंट पर अटैक किया तो वाजपेयी जी का क्या था, उनका क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने एकदम से पूरी की पूरी इंडियन आर्मी को मोबिलाइज कर दिया। परंतु इंटरनेशनल प्रेशर्स के आगे 8 महीने के बाद उनको भी झुकना पड़ा। पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर पाए, पर वो सही स्ट्रैटेजी थी। आज आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि पाकिस्तान पर सीधा अटैक करिए, देखते हैं पाकिस्तान इंसर्जेंसी कैसे चलाता है। तो वो दैट इज आउट ऑफ इट। बाकी जहां तक रही बात आपकी पंचशील की, मेरे ख्याल में अभी आप ये शब्द है ना, अपनी जो डायरेक्टरी है कंप्यूटर की, उसमें इसको डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। इसका नाम कोई नहीं लेगा आज के बाद। और अगर क्यों नहीं लेगा, लंबी कहानी है, किसी दिन और आपको सुनाऊंगा, रीजन है उसका। इसको आप डिलीट कर दीजिए। जो कुछ आप के बारे में, नॉन अलाइनमेंट के बारे में, एशियन सुप्रीमेसी के बारे में, एशियन सुप्रीमेसी अभी भी एक है। इवन चाइना के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, चाहे वो बोलते कुछ है करते कुछ है, पर बोलना शुरू कर दिया है कि भारत के साथ हमारे संबंध जो है अच्छे रहने चाहिए। इंडिया शुड नॉट बी कमिंग अंडर अमेरिकन इन्फ्लुएंस। उसको उनको भी सेक लग रहा है यहाँ पे। तो वहां पे एशियनिज्म, कल को कोई ऐसे 2 लीडर आ जाते हैं चाइना में और भारत में, मैं आपको बता दूं वो एशियन फिलोसफी से पूरी वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं। और रूल करने का कोई इरादा नहीं है। हम कहते हैं वैश्विक कुटुंबकम, हम कहते हैं रूल बेस्ड डेमोक्रेटिक वे ऑफ प्लूरलिस्टिक लिविंग। तो आज की सिचुएशन ये है। आई होप आई आंसर्ड क्वेश्चंस। मुझे लगता है परिधि जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। सौम्या जी प्रश्न पूछना चाह रही हैं, तो सौम्या जी प्लीज आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछे। गुड इवनिंग सर। सर, जैसा आपने कहा कि जो हमारा मतलब इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें ना तो हमारा कोई परमानेंट एनिमी है, ना तो हमारा कोई परमानेंट फ्रेंड है। तो सर अभी 2 दिन पहले हमने न्यूज देखा कि मतलब जो नेपाल में उसमें गवर्नमेंट चेंज हुई है। अभी जो आई है प्रचंड जी की सरकार, वो पूरी तरह से चाइना के फेवर में रहती है। तो हम कभी एग्रेसिव हुए नहीं है। तो अब चाइना अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए, भी आज ही की न्यूज है कि वहां के कई सारे लोग आए हैं, वो निरीक्षण वगैरह कर रहे हैं। तो क्या हम देख सकते हैं कि जैसे श्रीलंका में भी हम्बनटोटा पे मतलब चाइना का जो ऋण जाल था उन्होंने बिछा के ये काम किया। तो अगर आने वाले भविष्य में हम ऐसा देखें कि वो नेपाल को भी अपने ऋण जाल में फंसा ले, तो क्या भारत एग्रेसिव होगा, मतलब वो एग्रेशन दिखाएगा इंटरेस्ट के लिए? देखिए सोम्या जी, आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। अब ये खाली हम्बनटोटा नहीं है, ये ग्वादर की भी यही कहानी है, ये जिबूती की ये भी कहानी है, बांग्लादेश, म्यांमार, सब जगह यही कहानी है। अब यह है कि इन कंट्रीज को जागना है।
नेपाल क्यों नहीं जग रहा? अब प्रचंड जी की सरकार आई है तो कौन सपोर्ट कर रहा है? ओली, वो भी कम्युनिस्ट है, चाइना सपोर्टेड है। और देखिए नेपाल की हिपोक्रेसी, नेपाल में चाइनीज लैंग्वेज कंपलसरी है प्राइमरी लेवल पे, फंडेड बाय चाइनीज। जहां तक नेपाली बॉर्डर्स का सवाल है, नेपालियों ने खुद बोला है चाइनीज ने हमारे विलेजेस पे कब्जा किया है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, हमारे बॉर्डर के अंदर है, पर नेपाल सरकार चुप है। फिर नेपाल सरकार ने वो जो एरिया था आपका काला पानी वाला, लिम्पी यादुरी वाला एरिया जो आज तक वो इंडिया कंट्रोल में था, वो नेपाल सरकार ने उसको पार्लियामेंट में पास करा के अपने में डाला। ये सब चीजें वो चुप्पी साधे हुए चाइना के बेस पे कर रही है। और चाइना, चूंकि हमारी जो नीतियां नेपाल के साथ रही हैं, शायद वो बड़े भाई वाली रही हैं, या हमने कोई मदेशियों के टाइम पे शायद ठीक तरीके से सही पॉलिसीज नहीं थी जो थी, तो वो चाइना के पाले में चले गए हैं। अब नेपालियों को अंडरस्टैंड करना है कि अगर वो चाइना के पाले में जाते हैं तो वो उनकी वेसल स्टेट बन के रह जाएंगे, तो उनमें उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या होगा, ये उनके सोचने की बात है। परंतु जो आपने बोला है बिल्कुल सही है, गवादर जाने वाला है, हम्बनतोता जा चुका है, और बाकी वाले कंट्रीज, म्यांमार जो है वो भी जा चुका है, ऑलमोस्ट जा चुका है, जिसकी वजह से हमारा लुक ईस्ट वाली पॉलिसी में जो हमारी साउथ ईस्ट कनेक्शन हाईवे थी वो खतरे में है, हमारा कालादान प्रोजेक्ट खतरे में है। इस तरह से दुनिया ने देख लिया है कि चाइना की पॉलिसी क्या है। अब नेपाली जो लीडरशिप है या उनके जो जनता है वो कब तक इसको टॉलरेट करते हैं, जैसे अप टू देम। अदरवाइज जिस तरीके से आज सिचुएशन है, जिस तरीके से वो आंख पे पट्टी बांधे हैं या ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच है, तो वो पक्का 100% उनके झांसे में जाएंगे। सौम्या जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर आप मतलब इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि हमको जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, हमें उस पर आना होगा। तो सर हम देखते हैं कि चाइना में जैसे हम लोग हैं सोशल मीडिया से इतने ऐड होते हैं, काफी सारे पोस्ट कर रहे हैं हमारे इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, सारी चीजें बताते हैं। बट सर चाइना के साथ तो ऐसा है नहीं, हम उनकी कोई भी न्यूज हमारे तक पहुंचती नहीं। उनकी खुद की एक समाचार एजेंसी है जो मतलब गवर्नमेंट चाहेगी अपने अकॉर्डिंग वो न्यूज पब्लिश करती है, हम उनसे लिंक नहीं कर पाते, जबकि वो हमारे यहाँ की सारी न्यूज जानते हैं। तो सर फिर हम कैसे, ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, क्या मतलब कैसे हम इस चीज को देख सकते हैं? तो बिल्कुल यही मैंने आपको बोला ना कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक हमारा ग्रे एरिया है। उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन को इतना, अपने कंट्री को इतना क्लोज करके रखा हुआ है कि वहां से आप निकल नहीं सकते। और हमारे यहाँ जो भी नेगेटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं आप मुझे बताइए। ये जो अपना कर्नाटका में लास्ट ईयर की बात है, और उड़ीसा में जो प्लांट लगने थे पॉस्को वगैरह के, वो नहीं लगे, तो उसका नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो इंडिया का हुआ ना। और स्पेशली जो वहां के लोकल्स थे, अगर वो आदिवासी वो लगने देते उस प्लांट को, तो उनका कितना भला होता, उनकी लाइफ कितनी बदलती। उनको सिर्फ यही गारंटी चाहिए थी कि हमारा कल्चर प्रिजर्व रहना चाहिए। तो वो तो हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे कल्चर हैं, सारे के सारे प्रिजर्व हैं, हम उसको कर सकते हैं। परंतु हमारे पास वो इंफॉर्मेशन लेबोरेटरीज जो हैं, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो स्ट्रेटेजी है वो हमने बनाई नहीं है। और हमने तो सच बोलना है, हमने थोड़ी बोलना है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये लोग अगर आते हैं, किसानों का आंदोलन था या शाहीन बाग था या जो भी थे, ये सब फॉरेन फंडेड है, पर हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। आपके कंट्री में डेमोक्रेसी इस लेवल पे पहुंच गई है कि आप मुंह से कुछ निकाले नहीं तो 4 पत्थर आपके ऊपर सीधे आगे पड़ेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और चाइना में क्या है, चाइना में जब उन्होंने अब जैसे आधार कार्ड जैसे हमारा स्कीम चला है, उन्होंने एक साथ में लगाए सीसीटीवी कैमराज ऑल ओवर। और उन सीसीटीवी, ये 2.5 साल 3 साल पुरानी बात है, शायद आपको भूल गई है। बहुत शोर मचा था चाइना वर्ल्ड ओवर कि आप पब्लिक लिबर्टीज को कर्व कर रहे हैं। उसमें क्या था कि अगर आप घर से निकले हैं तो सीसीटीवी कैमरा ने कैच कर ली आपकी फोटो, आप कहां कहां गए, वो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस था, किससे मिले, क्या किया, वो सब उसके एल्गोरिथम में आ गया। अब वो एल्गोरिथम से वर्कआउट करेगा। अगर उसने बताया कि आप कल को किसी का मर्डर करने वाले हैं, तो वो आपको आज ही आगे अरेस्ट कर लेंगे। इस किस्म का सिस्टम चाइना ने लगा रखा है। इसलिए वहां पे कोई भी प्रोटेस्ट जो है वो ओपन नहीं होता, जो लोग डरते हैं, पकड़े जाते हैं। और उन्होंने उस वक्त गवर्नमेंट ने, अपना शी जिनपिंग की गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इसको मिसयूज नहीं करेंगे, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। पर वो एक्चुअली उनके अपने थे ओपोनेंट्स, उनको खत्म करने के लिए था। और ये सीसीपी की जो हुई थी मीटिंग 2 महीना पहले, आपने देखा ना, वो जनताई को निकाल के बाहर देखे थे क्योंकि वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो इस किस्म का उन्होंने बना रखा है।
और आपके ऊपर उन्होंने इन्वेजन कर रखा है। तो अभी ना तो आपकी डिफेंस तैयार है, ऑफेंस के बारे में तो आप सोचते नहीं। तो मैं कहता हूं कि चाइना के क्यों नहीं 5 हिस्से कराए जाएं, मंचूरिया इंडिपेंडेंट कंट्री, साउथ मंगोलिया इंडिपेंडेंट कंट्री, उइगर्स का इंडिपेंडेंट कंट्री, तिब्बत इंडिपेंडेंट कंट्री, साउथ नॉन इंडिपेंडेंट कंट्री, क्यों नहीं आप बोलते? वहां पे काफी फॉल्ट लाइंस अवेलेबल हैं, पर आपके पास कोई ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं है नैरेटिव बिल्डिंग की, जो आप उनको बताएं। तिब्बतन्स को कितना बुरा किया जा रहा है, उइगर्स के साथ कितना बुरा हो रहा है, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो ये है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जहां पे हम बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे हैं। हम तो डिफेंसिव भी हमारा तैयार नहीं है, ऑफेंसिव की तो बात। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर वन मोर क्वेश्चन। सर आपने कहा हम हमेशा खुद को डिफेंड करते हैं, कभी भी अटैक नहीं करते। तो सर अभी मतलब आई थिंक एक दिन पहले की न्यूज है कि हम लोग जो साइप्रस का उनका इंटरनल टर्की के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है हम उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो वहां पे गए भी हैं। तो सर क्या हम ये चीज साइप्रस में, वो लोग तुर्की और साइप्रस का जो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उस पे, तो सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हम जो मतलब चाइना के भी इंटरनल, जैसा कि आपने अभी कहा, तो हम चाइना के लिए भी अटैक वाला वो सिचुएशन करें डिफेंड करने की बजाय? क्या हम मतलब बोल सकते हैं उसको कि ऐसी कौन कौन से ऐसे रीजंस है कि हम बाकी तो कंट्रीज में ये चीज कर पाते हैं बट हम चाइना के साथ नहीं कर पाते? देखिए, साइप्रस की जो आपने बात करी, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में मालूम नहीं है, परंतु मेरे को ये पता है नॉर्दर्न साइप्रस इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ टर्की, और टर्की जो है वो हमारा किसी भी हालात से दोस्त नहीं। अब वहां क्या हुआ है मैं उस पर नहीं बता पाऊंगा, परंतु ये जो आपने सवाल पूछा कि हम चाइना के अगेंस्ट क्यों नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल आप मोदी जी को एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करिए, उनको बोलिए कि एक लैब बनाएं या नैरेटिव बिल्डिंग हो, और भारत का जितना भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है चाइना की तरफ से हो रहा है या इवन अमेरिका की तरफ से हो रहा है या किसी भी तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हर चीज पे कुछ ना कुछ हम तैयार करें। एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब क्योंकि समय कम बचा है तो और लोगों का यदि प्रश्न हो तो वो जल्दी जल्दी पूछे शॉर्ट में। और किन्हीं लोगों का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस डिस्कशन से लगभग सारे प्रश्नों का उन्हें जवाब मिल गया होगा, इसलिए प्रश्न नहीं आ पा रहे हैं और समय भी हो चुका है। तो मैं अरुणा सिन्हा मैम से आज के कार्यक्रम के आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि मैम आज का जो वक्तव्य था उस पे आप अपना आशीर्वचन रखें। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत वेलकम। मैं आई एम सो सॉरी टू वेलकम यू लेट सर, बट इन फैक्ट देयर इज ए वेरी लॉन्ग गैप। आई थिंक देयर सम टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका करीब 95% लेक्चर जो है मुझसे मिस हो गया। आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट एंड रिकनेक्ट, go out and come back and all, but all I could gather from 5 minutes listening to your lecture was that हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डेफिनेटली आपके लेक्चर से बहुत ही गेन किया, और ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कि शायद बहुत सारे लोगों की दखल नहीं है, क्योंकि बहुत से ये जो डिप्लोमेसी के और स्ट्रेटजी के और डिफेंस के इश्यूज होते हैं वो वैसे भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, और जो पब्लिक तक पहुंच पाते हैं वो बहुत ही पीसमील फैशन में पहुंच पाते हैं। उस मायने में मुझे लगता है प्लेसिंग आपके लेक्चर को उस कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करें तो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत ही अच्छा आपने वाइट कैनवस थ्रो किया, और बहुत सी चीज़ों को आपने बताया जो नॉर्मली जानने को नहीं मिल पाती हैं। एंड नेवरदलेस वी विल कंटिन्यू टू हैव योर लेक्चर्स इन फ्यूचर सर with more technical sophistication so that बीच में जो problems आई वो ना हो पाए अगली बार। And with these words I would really give you my thanks and my heartfelt thanks and my next invitation for your next lecture as and when it is planned, और we'll keep in touch, और हम लोग ऐसे ही अपने interaction को बढ़ाते रहेंगे सर। और बेजू से आप थैंक्स के लिए कीजिए रोशन। ये बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपके पास, आप देख सकते हैं बाद में। जी जी जी,
बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वचन देने के लिए। और मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता ये है कि भारतीय सुरक्षा के जो प्रश्न थे, नीतियां और चुनौतियां, उस पे तो हमने जाना ही, बल्कि ये भी जाना कि भारत का एक एक नागरिक जो है कैसे इसमें अपना योगदान दे सकता है। मुझे लगता है कि आज का सबसे मुझे जो लगा वो महत्वपूर्ण ये था कि आप कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, भारत का एक एक सिटीजन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, और खास करके जो शोधार्थी इससे जुड़े हुए हैं या छात्र जुड़े हुए हैं वो कैसे अपने अध्ययन के द्वारा, अपने शोध के द्वारा एक काउंटर जो इस प्रकार से जो चाइना या पाकिस्तान की तरफ से जो चल रहा है उस पे वो अपना कैसे अध्ययन और शोध कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही एक नई दिशा रहेगी और दशा रहेगी। तो बैजू भैया को मैं आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए कि वो सर को और इससे जुड़े हुए जितने भी विद्वत जन हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। बैजू भैया, आवाज सुन सकते हैं मेरी? आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले मैं वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की ओर से प्रोफेसर अरुणा सिन्हा मैम, जो कि वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की संस्थापिका हैं, और साथ में जयलक्ष्मी कौल मैम, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया है, मैम दोनों मैम ने। और इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो हमारे विद्वजन हैं और जो श्रोतागण हैं उनको एक तरफ से एक मंच पर ला करके उनके ज्ञान को, और जो मतलब जो स्पीकर्स हैं, जो मुख्य वक्ता हैं, जो जिन्होंने रिसर्च किया है, वो अपने ज्ञान से जो है लोगों को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशित करते हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आज जैसा कि विजय सागर धीमन सर ने, जो कि चाइना और पाकिस्तान और इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पे जो चुनौतियां हैं और उसे कैसे दूर की जा सकती, इस पे विजय सागर सर ने जो जितना सारगर्भित रूप में बताया वो वाकई में काफ़ी प्रशंसनीय है। इसके लिए विजय सागर धीमन सर को वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही जो श्रोतागण हैं उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक से 1 घंटे के लेक्चर को उन्होंने सुना, और सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि साथ में जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके माध्यम से उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि वो इस पूरी प्रेजेंटेशन में उन्होंने पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, और वाकई में भारत के लोग भी जो हैं और जो श्रोतागण हैं वो सजग हैं, इस बात को उन्होंने प्रमाणित किया। इसके लिए बहुत बहुत वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की ओर से धन्यवाद सभी को। साथ में रोशन सिंह जिन्होंने आज के सेशन का संचालन किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रेस मीडिया है उनको भी जो है वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की ओर से धन्यवाद। साथ ही जो टेक्निकल सेशन में और जो भी वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री के सदस्य हैं जिन्होंने लगातार अपने प्रयासों से वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको भी वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज का कार्यक्रम जो है हमारी मैम की अनुमति से समाप्ति की ओर बढ़ेगा। मैम से मैं अनुमति चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दे, घोषणा करें। आप हम सबकी तरफ से बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। फिर हम लोग एक नए साल में विजय सागर सर से एक टॉपिक के साथ मिलेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं, और सभी को नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। प्रणाम। नमस्कार सर, धन्यवाद सर आपका और सभी श्रोतागण का। लेक्चर समाप्त हो चुका है, तो आप लोग अपना अपना कॉल कट